Hello, everybody, and good evening. I know I'll be the one speaking since all of you are muted, but this is a very important series that we started. और इसको हम कहते हैं हम होंगे कामयाब. हम होंगे कामयाब इसलिए क्योंकि जब हम वापस ये लॉकडाउन के बाद सब ठीक होके हम वापस ऑफिस जाएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो हम यही मकसद लेके जाएंगे कि हम होंगे कामयाब. और इसी के लिए हमने आज ऐसे एक सेशन चुना है जिसमें हम ऐसे ऐसे स्पीकर्स को हमने चुने जो आपको वो प्रोत्साहन देंगे, आपसे वो बातें कहेंगे, वो एग्जाम्पल शेयर करेंगे उनकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज लेके. तो हम अब प्रेजेंट करेंगे हमारे थर्ड स्पीकर जो डॉक्टर पुष्कर फड़तरे सर. एक्चुअली देखिएगा तो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लॉयर है, उन्होंने MBA फाइनेंस किया हुआ है और MMS मार्केटिंग में किया हुआ है, सीनियर कंसल्टेंट है, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर है, काफी ये ट्रेनिंग लिए हुए काफी बड़े कंपनी जैसे इंडिया में टाटा मोटर्स हो, किर्लोस्कर हो, महाराष्ट्र बैंक हो, हिंदुस्तान कोका कोला हो, ये सब इनके क्लाइंट्स रहे. इन्होंने काफी मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए इनके लिए. इन्होंने एक बुक ऑथर किया है जो बिहेवियरल स्टडीज के ऊपर है. इनका जो कोर स्ट्रेंथ है वो है बिहेवियरल स्टडीज एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. जैसे क्लाइंट, रिटेलर, कंज्यूमर, जो भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे शुरू करना, कैसे मेंटेन करना, ये इनकी खासियत है. इनका काफी रिसर्च ये फील्ड में हुआ है. तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर पुष्कर फड़तरे एंड सर वी इनवाइट यू टू चेयर द सेशन. ओके, थैंक यू श्री कुमार जी. और जो सारे पार्टिसिपेंट्स आए उनको मेरा हेलो. CRM के टॉपिक को जाने से पहले एक बात मैं सबसे कहना चाहता था कि लॉकडाउन उठने के बाद क्या होगा, इसके बारे में बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं. मेरा भी खुद का एक ओपिनियन है और मेरा मानना यह है कि हॉस्पिटैलिटी और ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसको छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में बहुत जबरदस्त बूम आने वाली है. और इसका कोई आधार है, हर एक का ओपिनियन हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, भविष्य कोई जानता नहीं है. लेकिन एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरा एक विद्यार्थी है जो किसी रेफ्रिजरेटर टेलीविजन कंपनी में काम करता है और उसके असिस्टेंट जो है वो एक एक्सक्लूसिव शोरूम हैंडल करते हैं. उन्होंने मुझे परसों फोन किया था कि दुकान खुला है और अगर आपको कोई टेलीविजन या रेफ्रिजरेटर की जरूरत हो तो प्लीज आइए. तो मैंने फोन करके बोला कि हाँ आएंगे तो सही, लेकिन एक महीने के बाद में, लॉकडाउन उठने के बाद में, यू आर नॉट गोइंग टू टेक माई फोन, तुम मेरा फोन नहीं लोगे. सो ही सेड क्यों सर? मैंने कहा तेरे पास माल ही नहीं होगा मेरे को देने के लिए. तो ही सेड सर आप जो बोल रहे हो उसमें मेरे को थोड़ा एक सपोर्टिंग मैं आपको देना चाहता हूँ. हमारे मालिक की और एक इसकी दुकान है मोबाइल की, और वो जब हमने आज सुबह खोली तो आधे दिन में हमने सारे के सारे मोबाइल्स MRP पे बेचे. अभी आप सबको पता है कि मोबाइल तो MRP पे हम बेच नहीं पाते, उसके बहुत नीचे हमको बेचना पड़ता है. इन्होंने पूरे के पूरे MRP पे बेचे हैं. तो कुछ हद तक मैं जो बोल रहा हूँ उसकी यहाँ पे शायद हमें एविडेंस मिल चुका है. CRM की ओर जाने से पहले और एक बात बोलना चाहता हूँ कि CRM एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे 30 घंटे हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मैं 15-20 मिनट में इसको कोलगेट का छोटा पैकेट यहाँ पे दे रहा हूँ. तो मेरा एक आपसे एक ये है कि कस्टमर को जब हम जानना चाहते हो, CRM इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बट हम कस्टमर को जब जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कस्टमर के दृष्टिकोण से विचार करना चालू करें. और अगर हम कस्टमर के दृष्टिकोण से विचार करना चालू करेंगे तो हमको बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है. ये पहली बात सबने ध्यान में रखनी चाहिए. मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहता हूँ. 1990s में मेरे पास एक मारुति 800 थी और मैं लोनावला से आ रहा था और मेरी गाड़ी बंद पड़ गई. मोबाइल तो तब थे नहीं. 3-4 किलोमीटर चलने के बाद में मैंने ऑफिस में फोन किया और ऑफिस से डीलरशिप के यहाँ पे फोन किया गया और वहां से वैन और एक मैकेनिक गाड़ी ठीक करने के लिए आया. ठीक करने के बाद में 5 मिनट में ही काम हुआ. लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ये मैकेनिक चला जाए और फिर से मेरी गाड़ी बंद पड़े तो क्या होगा. मैंने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन मैकेनिक ने जो मेरे मन में था उसको समझ लिया था शायद.
और उन्होंने कहा कि एक काम करिए सर, आप मेरे ड्राइवर के साथ वैन में बैठिए, मैं आपकी गाड़ी चला के लाता हूँ। और ये जो चीज है इसको बोलते हैं कस्टमर ओरिएंटेशन या लुकिंग फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद में जब भी मैं गाड़ी सर्विसिंग के लिए देता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू इंसिस्ट कि अगर ये बंदा वहां पे है तो ही मैं गाड़ी दूंगा, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं दूंगा। तो मेरे दृष्टिकोण से ये डीलरशिप जो थी ये एक बंदा था और ये कंपनी भी वही एक बंदा था। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर पर्सपेक्टिव। ग्राहक के दृष्टिकोण से देखना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कस्टमर की नीड्स हमको समझ में आनी चाहिए। हमको लगता है कि कस्टमर की एक ही नीड है, सस्ता माल चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कस्टमर की 5 अलग अलग नीड्स होती है। तो ये पांचों नीड्स को हम पहले देखते हैं। सबसे पहले स्टेटेड नीड्स, और इसका मैं उदाहरण भी आपको दूंगा। स्टेटेड नीड्स यानी जो कही जाती है। दूसरी है रियल नीड्स यानी जो बोली जाती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई आपके मान लो मोटरसाइकिल की शोरूम है और आपके पास एक बंदा मोटरसाइकिल लेने आता है और वो बोलता है मेरे को सस्ती वाली मोटरसाइकिल चाहिए। तो प्रॉब्लम इज जैसे ही ये शब्द सस्ती वाली आता है हमको लगता है कि इसको सीडी डॉन या ऐसी जो सस्ती वाली बाइक है वो हम देंगे क्योंकि उसने सस्ते वाला बोला है। बट एक्चुअली जो रियल नीड होती है, जो असल में उसकी नीड हो सकती है, वो है जो जिसको ऑपरेशनल कॉस्ट में जो सस्ती हो, यानी जो कम तेल खाए, कम पुर्जे ले, कम सर्विस ले। और हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ स्टेटेड नीड की ओर जाते हैं, रियल नीड्स नहीं देखते हैं। द थर्ड नीड दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज अनस्टेटेड, यानी जो बोली नहीं जाती है, होती है लेकिन कस्टमर के मन में होती है और वो मान के चलता है कि ये तो होगा। मान लो कि आपके डीलरशिप से अगर ये गाड़ी खरीद रहा है, मोटरसाइकिल खरीद रहा है, तो उसको पता है कि आपके पास से उसको सर्विस बहुत बढ़िया मिलेगी। तो बढ़िया मिलेगी सर्विस मिलना, ये उसकी अनस्टेटेड नीड है। चौथी नीड जो है वो डिलाइट नीड। डिलाइट नीड यानी हम इसको खुशी की नीड बोलते हैं, जिससे ग्राहक के चेहरे पे खुशी आती है, हंसी दिखती है। तो अगर मोटरसाइकिल के साथ उसको अगर कुछ फ्री में मिलता है, हेलमेट मिलता है या ऐसा कुछ मिलता है, तो उसको हम डिलाइट नीड कहेंगे। एंड लास्ट इज सीक्रेट नीड्स। और सीक्रेट नीड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जो चीज को खरीदता हूँ मुझे लगता है कि लोगों ने उसको सराहना चाहिए कि यार तूने बहुत बढ़िया चीज दी। अगर लोग बोलते कि ये तो बहुत घटिया चीज है, देन आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद इट। सो ये जो 5 नीड्स है ये बहुत आवश्यक है। और एक उदाहरण लेते हैं कि एक ग्राहक आपके पास आया है और वो बोलता है ये चीज आपकी बहुत महंगी है। जैसे ही हम महंगी शब्द सुनते हैं हमको लगता है कि इसको डिस्काउंट चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं ठीक है यार कम करके देते हैं। लेकिन जैसे ही वो महंगी बोलता है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि महंगा बोला तो महंगा है, लेकिन इसके 5-6 अर्थ निकल सकते हैं। सबसे पहला अर्थ यह है कि जो वो प्राइस दे रहा है उसमें उसको वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी ही इज अनेबल टू फाइंड द वैल्यू इन द प्रोडक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू सेल हिम। दूसरी चीज हो सकती है कि कंपटीशन के पास इससे सस्ती चीज हो सकती है, तो ही इज कंपेयरिंग इट विद कंपटीशन, कंपटीशन के साथ वो तुलना कर रहा है। तीसरी बात ये हो सकती है कि उसको कुछ डिस्काउंट चाहिए या उसके पास पैसा नहीं है तो उसको ईएमआई की स्कीम चाहिए, तो उसको लोन चाहिए तो आप इसको ईएमआई की स्कीम दिलवा सकते हो। तो हर वक्त सस्ती यानी महंगी यानी मुझे कम करके चाहिए पैसा, ऐसा नहीं है। उसके अलग अलग, एक तो ये भी कारण हो सकता है कि उसको खरीदना ही नहीं है बिल्कुल। तो अगर खरीदना ही नहीं है तो फिर ऐसे कस्टमर को टाटा बाय बाय ही बोलना चाहिए। तो ये हुई ये 5 नीड्स की बात। यहाँ पे कस्टमर कैसे अलग अलग होते हैं ये भी हमको सोच में लेना चाहिए। जब कोई भी ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आदमी दिल से खरीदता है या दिमाग से खरीदता है। जब आदमी दिमाग से खरीदता है तो हम उसको रैशनल मोटिव बोलते हैं, और जब वो दिल से खरीदता है तो उसको इमोशनल बाइंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि गुरु पुष्यामृत है और उस दिन मराठी में हम जिसको वड़ी बोलते हैं, तो सोने की वड़ी खरीदने के लिए जो बंदा आता है ही इज अ रैशनल बायर, वो रैशनल बायर है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके पास मान लो कि मंगलसूत्र ब्रेसलेट खरीदने आ रहा है या फिर जानवी मंगलसूत्र लेने आ रहा है, तो ही इज एन इमोशनल कस्टमर। तो रैशनल और कस्टमर, इसमें हम जेमस्टोन्स की बात कर सकते हैं। डायमंड की रीसेल वैल्यू है, तो अगर डायमंड खरीदने बंदा आ रहा है
तो ही मे हैव अ रैशनल मोटिव। रैशनल मीन्स इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी नीलेश सर ने आपको बोला कि सोने में निवेश करना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो रैशनल कस्टमर इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से विचार करता है। और जो आदमी इमोशनली खरीदता है वो अलग होता है। जैसे डायमंड इज रैशनल, बट अगर आप पुखराज की बात करते हो, रूबी की बात करते हो, तो इसमें रीसेल वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन ये खरीदने वाला शायद बंदा इमोशनल हो सकता है। तो रैशनल और इमोशनल, जैसे मान लो कि मैं जेवर बेच रहा हूँ और मेरे पास कस्टमर आया है, तो कई बार हमारी एक बहुत बुरी प्रॉब्लम होती है, आई एम सॉरी टू से दैट, बट हमारे कई लोग कस्टमर को पूछते हैं कि तेरा बजट क्या है। अभी कस्टमर को बजट पूछना यानी कस्टमर की औकात निकालना है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि किसी भी हालत में कस्टमर को बजट नहीं पूछनी चाहिए, वो बजट कितनी भी बढ़ सकती है। आप इसको ढूंढिए कि ये बंदा रैशनल खरीद रहा है या इमोशनल खरीद रहा है। या कई बार दोनों चीजें भी हो सकती है। मान लो कि मैं ट्यूबलाइट खरीद रहा हूँ, तो ट्यूबलाइट विल बी अ कंप्लीटली रैशनल परचेस। लेकिन मैं अगर मान लो पेस्ट्री खरीद रहा हूँ या चॉकलेट खरीद रहा हूँ, तो ये इमोशनल है। मेरी अगर सिर्फ भूख की रिक्वायरमेंट है, हंगरी हूं, तो मैं वड़ा पाव भी खा सकता हूँ, वड़ा पाव इज रैशनल। बट जो बेकरी प्रोडक्ट जिसे हम केक बोलते हैं या पेस्ट्री बोलते हैं, वो इमोशनल है। तो जब ग्राहक दुकान पे आता है तो सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये बंदा रैशनली खरीदने वाला है या इमोशनली खरीदने वाला है। उसके हिसाब से उसको कुछ देना पड़ता है। जैसे हम कई बार ये बोलते हैं कि मार्केटिंग में या कस्टमर रिलेशनशिप में एलोपैथी नहीं चलती है। मेरा मतलब ये है कि हर एक को क्रोसिन देके हम सरदर्द दूर नहीं कर सकते। मार्केटिंग में या कस्टमर रिलेशनशिप में हमको आयुर्वेद या होम्योपैथी देखनी पड़ती है। हर एक ग्राहक अलग, हर एक ग्राहक की सोच अलग, उसकी रिक्वायरमेंट अलग। तो बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ और फिर मैं आगे जाऊंगा। दोनों बैंक के साथ है। एक बैंक में रूरल बैंक थी, ब्रांच थी, और वहां पे एक लेडी ने बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसने एक फिक्स डिपॉजिट किया था कुछ सालों के लिए। और कस्टमर रिलेशनशिप में हम बोलते हैं कि कस्टमर को इन्फॉर्म करो वगैरह वगैरह। तो खत लिखा गया, एक सिस्टम की ओर से खत गया कि आपका फिक्स डिपॉजिट अभी मैच्योर होने वाला है, तो आइदर आप पैसा लीजिए या फिर रिन्यू करिए। ये खत पहुंचने के बाद में वो लेडी बैंक में आ गई और जैसे ही आई उसने आवाज चढ़ा के बैंक के लोगों को गाली देना चालू किया। तो मैं भी वहां पे था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये था कि उस लेडी का जो हस्बैंड था वो एडिक्ट था, अल्कोहल एडिक्ट था, और ये जो खत गया था वो खत उस हस्बैंड के हाथ में पड़ गया और उसके बाद में उसने अपनी बीवी की पिटाई चालू की। तो मतलब ये है कि शहर में रहने वाले ग्राहक को आप रिमाइंड कर सकते हो, बाकी जगहों पे रिमाइंड करना है या नहीं करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर एक कस्टमर की विशेषता अलग है, ये समझ में आना चाहिए। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस ऐसी है कि एक ओल्ड लेडी थी, अबाउट 65-70 इयर्स ओल्ड, और ये लेडी एक ब्रांच में सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक हर दिन ऑलमोस्ट आती थी। तो वी वर सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उनको कहा कि आपको हर दिन आना पड़ता है, आप इंटरनेट बैंकिंग क्यों नहीं लेती है, एटीएम ले लो। तो उन्होंने कहा, वो हंस पड़ी और कहा कि नहीं, ये सब नहीं चाहिए, मैं यहीं पे आना चाहती हूँ। तो जब मैं विस्तार से इस केस को देखने लगा तो पता चला कि ये लेडी जो थी, हर हस्बैंड हैड पास्ड अवे लॉन्ग टाइम एंड वेरी रिच फैमिली, बहुत अमीर थी। उसके दोनों बेटे अमेरिका में थे और ये बहुत ज्यादा अमेरिका जा नहीं सकती थी क्योंकि वहां पे कुछ करने के लिए नहीं था। तो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक टाइम पास करने के लिए बैंक में आती थी और टाइम पास मुफ्त में नहीं करती थी। उसके सेविंग्स अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपया होता था। अभी आप सब धंधे में हो तो आपको पता है कि बैंक को अगर सेविंग्स अकाउंट में 2.5% से 2 करोड़ मिले तो चांदी चांदी है, इनफैक्ट सोना ही सोना है। और सिर्फ उतना ही नहीं, फिक्स डिपॉजिट थे। अगर गोल्ड बेचना है तो आप उनको बोलिए, एम्प्लॉय बोलती थी कि मेरा गोल्ड की टारगेट है, आप ले लो, तो लेडी खरीदती थी। कहने का मतलब यह है कि हर एक कस्टमर को हम उसी प्रकार से
इंटरैक्ट नहीं कर सकते। हर एक की हर एक का प्रॉब्लम अलग, उसकी दवाई भी अलग होने वाली है। इस चीज को हमको परफेक्टली ध्यान में लेना चाहिए। अभी कई सारे सवाल आए थे, मैंने मेरे इस पूरे टॉक में मैंने ये उन सवालों को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। एक सवाल था कि कस्टमर्स क्यों छोड़ के जाते हैं। वेरी सिंपल, 1% कस्टमर, ऐसा डेटा है, ऐसा रिसर्च है कि 1% लोग मरने के कारण निकल जाते हैं। 3% कस्टमर्स किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। 5% कस्टमर्स जो होते हैं वो किसी दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं और फिर आपके पास नहीं आते। 9% लोग कस्टमर्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव रीजंस के कारण, यानी आपसे आपके कॉम्पिटिटर के पास अच्छा माल मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, इसके लिए जाते हैं। 14% कस्टमर्स डिससेटिस्फैक्शन के कारण जाते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो 68% लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके या आपके सेल्स के लोगों के या आपके किसी भी एम्प्लॉय के एटीट्यूड के कारण लोग निकल जाते हैं। तो अगर आपको कस्टमर लॉन्ग टर्म पे चाहिए तो आपको पहली बात ये करनी पड़ेगी कि लोगों का जो एटीट्यूड है, अभी डॉक्टर मैथिली और डॉक्टर नीलेश दोनों यही चीज आपको बोल रहे थे कि आपकी जो एटीट्यूड है उसको बहुत अगर सकारात्मक करोगे और एवरी टाइम इफ यू से दैट कस्टमर इज गॉड, मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो सारा का सारा ग्राहक के कारण मिल रहा है, तो ग्राहको देवो भव, अगर इस चीज को हम हरेक के खून में डालें हमारे एम्प्लॉयज के, तो ये पॉसिबल है कि हमारे कस्टमर्स हमको कभी छोड़ के ना जाए। यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन मैं आपको देना चाहता हूँ जो मैंने खुद में कॉइन की है कि इट्स अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच यानी कस्टमर के दृष्टिकोण से देखने की एक तरीका, वेयर इन द मार्केटर एंड द कस्टमर्स एड वैल्यू टू ईच अदर, यानी कस्टमर भी आपको वैल्यू ऐड करता है और आप भी उसको वैल्यू ऐड करते हैं। कैसे? बाय एडिंग इन द अचीवमेंट ऑफ ईच अदर्स ऑब्जेक्टिव्स। दोनों को एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और ये करते वक्त हमको वी हैव टू डू इट थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग टू पार्टनर और टू बिकम पार्टनर्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर हमको बढ़ना है तो एक दूसरे पे विश्वास तो रखना पड़ेगा। आपके धंधा तो आप सोने का धंधा तो पूरा विश्वास पे चलता है। सो डेफिनेटली द कस्टमर, जैसे आई वुड अगेन गो बैक टू द पॉइंट कि इमोशनल कस्टमर अगर मेरे दुकान में आया है और मैं उसको अंगूठी दिखा रहा हूँ तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि तेरा बजट कितना है, मैं ये देखूंगा कि यार बंदा कैसा है। एंड देन मेरे पास 2-3 अंगूठियां हैं तो आई विल ट्राई टू जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है वो उसको पहना के दिखाऊंगा, बोला यार सज नहीं रही है, ठीक नहीं लग रहा है। सो देन आई विल पुट द अदर अंगूठी इन हिज फिंगर, उसके साथ ही बाजू में, एंड आई विल शो इट टू हिम कि ये देखो यार ये तो बहुत बिल्कुल सज रही है तेरे हाथ पे। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इमोशनल अपील। तो एक बात, अगर आपको कस्टमर को जकड़ के रखना है लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से, तो उसके साथ, उसकी प्रोडक्ट के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाओ। अगर इमोशनल अटैचमेंट बनाते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। और अगर रैशनल अपील करते रहोगे तो शायद आपकी मारुति होगी। मारुति, सॉरी, कहने का मतलब यह है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग ऐसी करते हो कि कितना देती है तो फिर लोग आपकी महंगी गाड़ी कभी खरीदेंगे ही नहीं। तो लग्जरी कार इज नेवर सोल्ड बाय मारुति। व्हाई? बिकॉज वी मेक कॉस्ट इफेक्टिव कार्स। तो यू हैव टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के इमोशन को हमको देखना चाहिए। तो इस डेफिनेशन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, द कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच वेयर इन द मार्केटर एंड द कस्टमर्स, दोनों, मैं ये नहीं कर रहा कि कस्टमर को ही सब कुछ देना है, नहीं, इवन ही हैज टू ऐड वैल्यू टू ईच अदर। जैसे कैसे, अगर मेरा बहुत करीबी कस्टमर है तो ही में से यार वो जो दूसरा दुकानदार है वो ये स्कीम लेके आया है, इफ वी डोंट नो इट ही कैन टेल अस दिस। सो इंफॉर्मेशन हमको कस्टमर से मिल सकती है एंड दैट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज वैल्यू एडिशन टू अस। सो कस्टमर एड्स वैल्यू टू ईच, they add value to each other by aiding in the achievement of each other's objectives. दोनों के
जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं they support each other through mutual trust, transparency and information sharing to become the partners of growth. यहाँ पे और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले एक ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनी के लिए हमने एक काम किया था कि वुड बी महाराष्ट्रियन ब्राइड्स जो है वो किस प्रकार के ज्वेलरी लेना पसंद करेंगे, और क्या वो ब्रांडेड लेना पसंद करेंगे या नॉन ब्रांडेड अनब्रांडेड लेंगे। जब हमने ये सर्वे किया, पहले तो लग रहा था कि लोग बहुत ब्रांड की ओर भागेंगे, लेकिन जब हमने देखा तो वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। बहुत सारे ग्राहकों ने ये कहा था, वुड बी ब्राइड्स ने, कि हम ब्रांडेड खरीदना चाहेंगे, लेकिन हमारे फैमिली में जो ज्वेलर है, जो इतने सालों से है, पुश्तैनी ज्वेलर है, अगर वो हमें ब्रांडेड ज्वेलरी दे तो बहुत मजा आएगा। द मीनिंग इज इवन इफ दे आर बाइंग, ब्रांड की ओर भी वो जब देख रहे हैं तो उनकी पहली चॉइस, उनका पहला ट्रस्ट वो उनका ज्वेलर है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और बड़े बड़े ब्रांड्स का क्या होता है, ये भी लॉकडाउन में भी देखने लायक है। बिग बाजार है, बड़े बड़े है, कोई वहां पे नहीं जा रहा है। एक समय था जब मैं सुन रहा था कि सारे किराना दुकान सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिग बाजार आ रहा है, कोई स्पेंसर्स आ रहा है। हाँ वो है, लेकिन किराना आज जब लॉकडाउन हुआ है तो जो 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 आदमी सबसे प्यारा मुझे है वो मेरा किराना दुकानदार है, और मैं उसके साथ ईमानदारी से रहूंगा, क्योंकि जब मैं मुश्किल में था तब उसने मेरा साथ दिया है। तो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब उसको उसकी द इमोशनल अटैचमेंट दैट यू हैव विद योर कस्टमर, उसके इमोशंस के साथ अगर आप शेयर करते हो तो दैट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग अ गुड कस्टमर। तो आप जब सीआरएम कर रहे हो तो ये समझ में लीजिए कि ये कोई सेल्स टैक्टिक नहीं है, ये कोई गिमिक नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कस्टमर में। इसमें कुछ देना है, कुछ लेना है। धंधे में यही है, नेगोशिएट, जब हम नेगोशिएशन बोलते हैं तो ये नहीं है कि मुफ्त में कस्टमर को दे दो, कुछ लेना है, कुछ देना है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में अगर आप कुछ बिल माफ करते हो, कुछ पैसा कम करते हो, तो उससे नहीं होने वाला। व्हाट इज गोइंग टू हेल्प इज अगर आप उसको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आपको सोने के भाव बहुत अच्छे पता चलते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, उसको आप बोल सकते हो कि मेरा मानना है कि सोना और ऊपर जाएगा, चाहिए तो अगर आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो ना। इससे, और सही में अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो बहुत बड़ा डंडा लगेगा। बट एनीवे, अगर ऐसा कुछ उसको कुछ बेनिफिट आपसे मिलता है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो आपके साथ लंबे समय तक रहना पसंद करे। ये सीआरएम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहुत प्लान्ड एक्टिविटी है, जिसमें आपको हर एक सेल्स पर्सन को, हर एक जो आपका स्टाफ है उसको ये पाठ पढ़ाना पड़ेगा कि हम सिर्फ कस्टमर के लिए, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ओनली एंड ओनली द कस्टमर दैट मैटर्स। तो अगर इसको हम बहुत प्लान ढंग से करें, जैसे आज अगर लॉकडाउन चालू है तो क्या हम सेल्समैन के साथ इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि कैसे हम धंधा बढ़ाएं, कैसे हम कस्टमर से और ज्यादा दोस्ती कर सके। आप खुद भी ये देख सकते हो, इट इज पॉसिबल दैट दे कैन हेल्प यू, वो भी आपको बहुत मदद कर सकते हैं। देयर आर सम 9 ट्रूथ्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आपको कि कस्टमर आजकल लॉयल नहीं है, और जो जितनी नई पीढ़ी है वो लॉयल रहना नहीं चाहती है। आपको वो लॉयल चाहिए, उनको आपके साथ लॉयल्टी नहीं चाहिए, उनको आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए, but आपको उनके साथ डेफिनेटली रिलेशनशिप चाहिए। आज कस्टमर्स जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए बहुत भूखे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। कस्टमर्स को जब आपको कुछ वो मदद करते हैं या आपको धंधा देते हैं, तो इट इज ग्रेट टू थैंक देम। सो एवरी टाइम वी शुड डेफिनेटली थैंक देम। और जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, एक के साथ दूसरा पैकेट सेलिंग जिसको बोलते हैं, कि आदमी ये खरीदने आया है तो उसको और भी कुछ दिखाओ, उसके इमोशंस को थोड़ा अपील करो। और एस्पिरेशंस जो होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं।
बाजू वाले के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये आज की पीढ़ी में तो बहुत ज्यादा है। सो कैन वी लुक एट अपीलिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द कस्टमर्स। तो अगर ये चीज देखने आया है तो दूसरी चीज भी दिखाओ। हो सकता है कि वो ना खरीदे, लेकिन उसको वो इंटरेस्ट तो निर्माण होगा। आज नहीं, वो शायद 6 महीने के बाद में सोचेगा, यार मैंने वो चीज देखी थी, मुझे लेनी है, खरीदनी है, पसंद है मुझे। सो यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इट। सो कस्टमर जब आता है और किसी चीज को मांगता है और आप उस चीज को दिखाते हैं और वो खरीद खत्म होती है, तो दैट इज नॉट वेयर यू शुड स्टॉप। यू शुड ऑल्सो टेल हिम कि आए हो तो 2-3 और चीजें देख लो यार, थोड़ा कॉफी पियो, थोड़ा टाइम। मेरे को पता है, मैं जब मेरे ज्वेलर के पास जाता हूँ, एक 1-1.5 घंटा छोड़ता नहीं है मुझे। he just doesn't allow me to go back home। तो इस प्रकार से, और फिर then he says पुखराज देखो, ये देखो, ओके आज नहीं तो कल मैं खरीदने वाला ही। तो ये जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म में करने की, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और आज कस्टमर हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है, ना कि हम। ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एक और चीज जो समझ में आनी चाहिए कि एक कस्टमर को अगर आप रिटेन करते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। नया कस्टमर लाने की कॉस्ट आज 6 टाइम्स है। तो जो कस्टमर है उसको जकड़ना, उसको अपने साथ बांध के रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और उसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। तो लाइफ टाइम अगर कस्टमर रहता है आपके पास तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। और सिर्फ कॉस्ट कम नहीं होती है, तो ही ऑल्सो टेल्स अदर्स, बाकी भी कई लोगों को वो बोलता रहता है कि इसके पास जा, ये बढ़िया देता है। तो दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कंपनीज लाइफ टाइम वैल्यू टू द कस्टमर, डू नॉट कॉम्प्लिकेट द प्रोग्राम। बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करो। और सीआरएम जो एक्टिविटी आपके पास है उसको धीरे धीरे करना चालू करो, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे सेल्समैन के साथ पहले अपने साथ करो, फिर सेल्समैन के साथ करो, एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो जब ग्राहक पहले आपके पास आएगा तो वो एक प्रोस्पेक्ट होता है। प्रोस्पेक्ट यानी जो आपसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। उसके बाद में वो कुछ खरीदेगा तो वो कस्टमर बन जाता है। जो बार बार आपके पास आता है फिर वो क्लाइंट बन जाता है। क्लाइंट से और आगे जाएगा तो वो सपोर्टर बन जाता है। आपको भी वो सपोर्ट करता है। और कई बार मैंने देखा है कि जब आपके पास लॉयल कस्टमर्स होते हैं तो वो कीमत की ओर नहीं देखते हैं, वो प्रोडक्ट की ओर देखते हैं और अपने रिलेशंस की ओर देखते हैं। देन ही बिकम्स एन एडवोकेट। एडवोकेट यानी जो आपके प्रोडक्ट का या आपकी दुकान का प्रचार करेगा, he will be an advocate, and next he may even become a partner in your growth। So हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि we should be able to create a very long term relationship with the customer so that the customer remains with us forever। बस इतना ही कहना था कि हम होंगे कामयाब। थैंक यू सो मच।